हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके बारे में। ये डायबिटीज़ मेलाइटस होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इसका ये नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और इसका इलाज क्या है, इन सब के बारे में अपन आज बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास आपको यूट्यूब चैनल से ही मिलेगी अभी, ठीक है। जब हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप ऑफलाइन आके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं अपन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ एक शुगर की बीमारी होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ए क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से हो चली आ रही बीमारी, क्रॉनिक, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड ग्लूकोज, मतलब जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल हाई हो जाना डायबिटीज़ कहलाता है। अब ये डायबिटीज़ जो ब्लड ग्लूकोज हाई हो रहा है किसके कारण होता है? इंसुलिन, या तो डिफेक्ट होगा इंसुलिन में, या तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हो रहा है, या सिक्रीशन तो हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इंसुलिन, ये हो सकता है। तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के कारण होती है ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, मतलब जो सिक्रीट होता है इंसुलिन, या तो डिफेक्ट उसमें इंसुलिन में, या फिर इंसुलिन तो बन रहा है पर जहाँ एब्जॉर्ब होता है वहाँ दिक्कत है। ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितने टाइप के होते हैं? तो जो जो डायबिटीज़ मेलाइटस कितने टाइप की होती है? तो डायबिटीज़ मेलाइटस 3 टाइप की होती है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और थर्ड होती है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो टाइप सेकंड होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होती है जो प्रेगनेंसी में होती है। तो ये टाइप फर्स्ट वाली कैसे कब होती है? ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो डायबिटीज़ फर्स्ट है वो किस कारण से होती है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। जो ऑटो इम्यून डिसीज मतलब खुद की बीमारी खुद ही को खाएं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से। क्योंकि बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती है। जब बीटा सेल काम नहीं कर रही तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा। जब इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज़ फर्स्ट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ फर्स्ट हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है, यूजुअली अकर इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। जो किस किस में होती है टाइप फर्स्ट? या तो चिल्ड्रन बच्चों में देखने को मिलेगी या फिर यंग एडल्ट में देखने को मिलेगी टाइप फर्स्ट वाली। और जो अगला पॉइंट है इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये तो बता ही दिया था। फर्स्ट वाली और सेकंड वाली किस में मिलेगी? ओल्ड पर्सन में। अब अगला नंबर है टाइप 2 DM डायबिटीज़ मेलाइटस। ये किसकी कमी से होती है? तो जो टाइप फर्स्ट है वो इंसुलिन की कमी से होती है, बीटा सेल काम नहीं कर रही है।
पर जो टाइप सेकंड है उसमें बीटा सेल तो काम कर रही है, बीटा सेल तो काम कर रही है पर इंसुलिन नहीं आ रहा। पहले वाली में इंसुलिन तो आ रहा पर बीटा सेल काम नहीं कर रही, दूसरी वाली में बीटा सेल काम तो कर रही है पर इंसुलिन नहीं आ रहा। पढ़ते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस विद रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, मोर कॉमन इन एडल्ट में होती है टाइप 2, मे बी मैनेज विद OHA, डाइट से या एक्सरसाइज या फिर इंसुलिन से, इनसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगली जो DM है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में होती है, यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद ये रिजॉल्व भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अपन कॉज और रिस्क फैक्टर। इसका कॉज क्या है, क्यों होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, रिस्क फैक्टर क्या है इसके। तो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली में अगर ये बीमारी है तो वो आगे आने वाली जनरेशन में भी ये हो सकती है। ओबेसिटी है, ओवरवेट है, किसी का वजन ज़्यादा है उसको डायबिटीज़ हो सकती है। ओवरवेट है उसको डायबिटीज़ हो सकती है। रिस्क फैक्टर है, कॉज है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसको हो सकती है डायबिटीज़। अनहेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहा, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। स्ट्रेस वाले मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकती है। इंक्रीज एज, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको डायबिटीज़ हो सकती है। हाइपरटेंशन, जिसको BP की दिक्कत है, हाइपरटेंशन है, उसको ये बीमारी हो सकती है। डिसलिपिडीमिया है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ GDM, जिसको गेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। चलिए, अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, टाइप के बारे में पढ़ लिया, कॉज रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग कितनी होती है, 70 से 100 mg/dl होती है। अगर आपकी ब्लड शुगर खाली पेट 70 से 100 आ रही है तो नॉर्मल है। अगर पोस्ट प्रांडियल मतलब खाने के 2 घंटे बाद अगर 140 से कम आई तो सही है, तो नॉर्मल है। रैंडम अगर 140 से कम आए तो भी नॉर्मल है। और HbA1c अगर 4% से 5.6% आया तो भी डायबिटीज़ नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब है, अगर डायबिटीज़ खाली पेट 100 से ज़्यादा आए तो ये एबनॉर्मल है। पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के बाद अगर डायबिटीज़ 140 से ज़्यादा आए तो एबनॉर्मल है। रैंडम चाहे जब करा रहे हो आपकी 140 से ज़्यादा है तो भी एबनॉर्मल है। HbA1c अगर 5.6 से HbA1c ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है आपके मरीज़ को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम। ठीक है, मतलब जो डायबिटीज़ है, चलिए डायबिटीज़ तो है मरीज़ को, पर इसके साइन एंड सिम्टम क्या देखेंगे, क्या दिक्कत होगी मरीज़ को कि इसको डायबिटीज़ वाले मरीज़ को क्या दिक्कत होगी। तो दिक्कत तो ये पॉलीयूरिया मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम लगेगी मरीज़ को। पॉलीडिस्पेसिया एक्सेसिव थ्रस्ट मतलब प्यास भी ज़्यादा लगेगी। जब पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा आएगा। पॉलीडिस्पेसिया मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज हंगर, उसको भूख ज़्यादा लगेगी। पॉलीफेजिया इंक्रीज हंगर, उसको भूख ज़्यादा लगेगी। वीकनेस होगी, फटिग होगी, थकान आएगी।
ब्लर विज़न, उसको थोड़ा भद्दा टाइप का दिखेगा। वेट लॉस, टाइप फर्स्ट में वेट लॉस होता है। स्लो हीलिंग विद वुंड, मतलब जो आपको घाव वगैरह है वो भी स्लो हो जाएंगे भरना, जल्दी घाव नहीं भरेगा डायबिटीज मेलाइटिस में। रिकरेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बार बार होगा मरीज को। नंबनेस टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, मतलब हाथ पाँव में नंबनेस होगी और टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, ये इसकी साइन एंड सिम्टम है। अब साइन एंड सिम्टम तो आ गए, अब इसको डायग्नोस कैसे करोगे, क्या जांच करवाओगे, डायग्नोस्टिक इसका क्राइटेरिया क्या है कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 mg/dl आया। 2 आवर पोस्ट प्रंडियल 200 से ज़्यादा आई तो भी डायबिटीज़। रैंडमली 200 mg/dl विद सिम्टम्स भी आए तो भी डायबिटीज़ है। और HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा आई तो भी डायबिटीज़ है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT 2 आवर वॉल्यूम 200 mg/dl आई तो भी डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ तो हो गया, अब कॉम्प्लिकेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। डायबिटीज़ होगा, डायग्नोस्टिक कर ली, साइन एंड सिम्टम देख लिए। अब आ गया आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करोगे। चलिए बात कर लेते हैं अपन इसको सही कैसे करेंगे, क्योंकि अपन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट, पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, दवाई देंगे। कौन सी दवाई दोगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दोगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दोगे जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। दूसरा क्या दोगे मेडिकल में, इंसुलिन थेरापी, इंसुलिन देंगे अपन उसको, क्या दोगे, इंसुलिन। अब दूसरा अपन मैनेजमेंट क्या करें, डाइट। सबसे पहले खाना, डाइट भी दिक्कत करेगी, बैलेंस डाइट देंगे, हाई इन फाइबर डाइट देंगे, बैलेंस डाइट देंगे, हाई इन फाइबर डाइट देंगे, ठीक है। लो शुगर देंगे, लो फैट देंगे, रेगुलर मील टाइम से देंगे। बता दिए, बैलेंस डाइट देना, हाई फाइबर डाइट देना, लो शुगर देना, शुगर कम देना, और लो फैट देना, ठीक है, ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ नहीं देना, रेगुलर मील टाइम से देना है। अगर दवाई खाना खाने के पहले तो खाना खाने के पहले खाना है, खाने के साथ है तो दवाई खाने के साथ ही खाना है, ऐसे रेगुलर टाइम से खाना है। अब तीसरा नंबर है पर मैनेजमेंट में एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करनी है। 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज डेली करवाना है मरीज को, ठीक है। अगला है जो चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट का, वो है मॉनिटरिंग। आपको मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलर HbA1c चेक एवरी 3 महीना, हर 3 महीने में आप HbA1c कराओगे। पांचवा पॉइंट है मैनेजमेंट का, वो है एजुकेशन। आप मरीज को एजुकेशन भी देंगे, सेल्फ केयर करें, फुट केयर करें, मेडिकेशन एडहेरेंस, सेल्फ केयर करना है, फुट केयर करना, पैरों की देखना है, और मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब अपनी दवाई को साथ में रखना, खाना टाइम से, वो मैनेजमेंट करवाना। अब इसका जो नर्सिंग केयर होती है वो क्या है, नर्स क्या करेगी, तो बताए नर्स क्या करेगी। नर्स मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, नर्स क्या करेगी, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एज प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है कि इस मरीज़ को ऐसे ऐसे ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, उस हिसाब से हम चेक करेंगे। एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन
इंसुलिन एज ऑर्डर, आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है क्या, मेडिकेशन, जो भी शुगर की दवाई दी है वो आपको देना है, चाहे मेटफॉर्मिन हो, ग्लाइमिप्राइड हो, और भी मेडिसिन है वो भी देना है, जो भी प्रिस्क्राइब करी वो देना है, अपने मन से नहीं देना है। इंसुलिन अगर ऑर्डर है तो इंसुलिन लगाना है, ठीक है। अगला जो है वॉच फॉर साइन ऑफ हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, आपको साइन देखना है मरीज में कि ये हाइपो में तो नहीं जा रहा या फिर हाइपरग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा, मरीज को देखना है। एजुकेट करना पेशेंट अबाउट डाइट, एक्सरसाइज एंड फुट केयर के बारे में बताना मरीज को, ये तो ज़रूरी है नर्सिंग केयर में। इंस्पेक्ट फीट डेली, मतलब जो पाँव है वो डेली इंस्पेक्ट करें। फोर कट तो नहीं लग गया, ब्लस्टर तो नहीं हो रहे हैं, और इन्फेक्शन तो नहीं हुआ पैरों में हाथों में, ये चेक करना है डेली, क्योंकि अगर कट लग गया गलती से भी तो शुगर वाले मरीज में जो घाव है वो बड़ी देर से भरता है। अगला जो अपन बताएंगे नर्सिंग केयर में, एनकरेज रेगुलर फॉलोअप करवाएं, फॉलोअप करवाना पड़ेगा। पेशेंट आया दिखा गया, पता चला कि 6 महीना साल भर में नहीं आया दिखाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना, मरीज से कहना कि भैया रेगुलर चेक करवाएं, आप विजिट करें, डॉक्टर के पास जाएं रेगुलर फॉलोअप के लिए। अडेरेंस ऑफ टू ट्रीटमेंट लेना है उसको। अब इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो या तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा या फिर पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जाएगा, दवाई खा रहा है तो। जैसे किसी ने दवाई खा ली और फिर खाना नहीं खाया तो भी गया पेशेंट, और खाना खाया दवाई नहीं ली तो भी हाइपरग्लाइसीमिया में गया। तो बात कर लेते हैं अपन हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लेवल कम हो जाना। किस किस चीज़ से शुगर लेवल कम हो सकता है, कॉज क्या है इसका? तो शुगर लेवल का कॉज है एक्सेसिव इंसुलिन। अगर आपने इंसुलिन ज़्यादा ले ली, लेना था 10 यूनिट आपने ले ली 20 यूनिट, लगाना था 10 यूनिट आपने लगा ली 20 यूनिट, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा मरीज़। स्किप मील, आपने इंसुलिन लगाई है पर मील खाना नहीं खाया, इंसुलिन तो लगाई है पर खाना नहीं खाया, तो भी आप हाइपो में चले गए। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली आपने, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो भी मरीज़ हाइपो में जाएगा। अब साइन, ये तो कॉज था, साइन क्या क्या दिखेंगे, ये तो कॉज थे कि आप इसकी वजह से जाओगे हाइपो में। अब साइन क्या दिखेंगे, उस पसीना आएगा मरीज को, अगर हाइपो में चला गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो क्या आएगा, स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा भयंकर। ट्रेमर, मरीज को ट्रेमर आने लगेंगे। हंगर, डिजीनेस होगा मरीज को, इरिटेबिलिटी होगा और कन्फ्यूज़न होने लगेगा, ये साइन देखेंगे। अब आपको ये सब दिख रहा है कि स्वेटिंग हो रही, ट्रेमर होगा, हंगर हो रहा, डिजीनेस हो रही, इरिटेबिलिटी हो रही, कन्फ्यूज़न हो रहा, आप क्या करोगे? अब आपको ट्रीटमेंट देना है, चाहे इसको कुछ मीठा खिलाओ और या तो फिर डेक्स्ट्रो जो 25%, तो आप इसको गिव 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट दे दो, ग्लूकोज दे दो, फ्रूट्स दे दो, जूस दे दो, शक्कर दे दो, कुछ भी मीठा दे दो, इसको देना ही पड़ेगा क्योंकि मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। रीचेक आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट बाद फिर से चेक करो, अगर 15 मिनट के बाद फिर से नहीं आया तो फिर 25% डेक्सट्रोज दे दो, तो शुगर लेवल के हिसाब से देना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसका अपोजिट, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल का बढ़ जाना। कब कब बढ़ती है शुगर लेवल, कॉज क्या है, क्यों बढ़ रही है? इनसफिशिएंट इंसुलिन या इन्फेक्शन, मतलब इंसुलिन की या तो कमी हो सकती बहुत ज़्यादा, जब इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज तो बढ़ेगा, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा मरीज। स्ट्रेस,
हाई कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ज़्यादा शुगर खा ली तो भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। साइन क्या क्या देखिए, इसमें थ्रस्ट होगा, फ्रिक्वेंट और यूरिनेशन। थ्रस्ट मतलब प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा मरीज को, और फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम लगेगी उसको, तो समझ लेना कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है। अगर उसको पसीना आए तो समझ लेना हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। ये कंफर्म याद रखना। ड्राई माउथ दिखेगा मरीज को अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। वीकनेस, ब्लर विजन दिखेगा। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, अगर वो ये इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन दे दो, और आप उसने ज़्यादा खा लिया तो भी फिर आप उसको मैनेज करो। जैसे कि मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर लो पहले, तो सबसे पहले इंसुलिन दो एस प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब हुआ। इनकरेज फ्लूइड दो उसको, फॉलो मेडिकल ऑर्डर, उस हिसाब से आपको इसको मैनेज करना। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, बॉडी वेट को आप मेंटेन करके रखो। मरीज से बोलो ईट हेल्थी, खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, अवॉइड तंबाकू एल्कोहल, दारू नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने हैं। ये प्रिवेंशन है। पेशेंट की थिंक क्या है, सॉरी पेशेंट को टीचिंग क्या देंगे अपन, टीचिंग क्या देंगे उसको समझाएंगे क्या। टेक मेडिसिन इंसुलिन रेगुलरली, दवाई ले इंसुलिन भी ले। डू नॉट स्किप मील, मील को स्किप नहीं करना है, खाना ही है आपको खाना। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना डेली। फॉलो डाइट एक्सरसाइज प्लान बनाओ। टेक केयर फीट डेली, फीट जो पैर है उसको आप डेली ना इंस्पेक्शन करो उसका। सीक मेडिकल हेल्प इफ़ सिम्टम वर्स, अगर आपके सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप मेडिकल टीम से कांटेक्ट करें। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अभी अपन ने बात नहीं करी थी ना कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। एक्यूट है मतलब तुरंत होगा, हाइपोग्लाइसीमिया तुरंत होगा। एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत जल्दी आ जाना, एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटिक कीटोएसिडोस, डी के तुरंत आता है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक, ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है, लंबे समय से माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी या न्यूरोपैथी। रेटाइनोपैथी मतलब आँख की जो नसें होती ना उसमें ये शुगर दिक्कत करें। नेफ्रोपैथी नेफ्रॉन में दिक्कत करती है। न्यूरोपैथी न्यूरॉन को दिक्कत करती है। मैक्रोवास्कुलर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, मैक्रोवास्कुलर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो जाती है। स्ट्रोक हो जाता है। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ भी हो जाती है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। चलिए अपनी क्लास समाप्त हुई। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस क्लास को। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत रियल मतलब होने वाली डिसीज़ है। रियली मतलब ज़्यादा हर पेशेंट को हो रही है आजकल, तो जिसका वजन ज़्यादा है उसको भी हो रही है, शुगर सभी को हो रही है। बस अपना रेगुलर चेकअप कराएं और रेगुलरली मेडिसिन खाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना कोई भी ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें।
कुछ भी कमेंट करें कि इस क्लास को कैसे मॉडिफाई और करना है, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब बढ़वाएं जल्दी से, आप लोगों का सपोर्ट हो जाए तो फिर इसके बाद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर अपन डिजिटल बोर्ड लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।